हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार दिया है कि वो अपनी शक्ति से कोई आर्टिकल पैदा कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जनवरी 2019 में जब ये हटाया गया आर्टिकल 35A, तो ये पार्लियामेंट ने हम्म, चर्चा के दौरान एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब ये तो मेरे सामने कभी आया ही नहीं है, ये तो संवैधानिक ही नहीं है, ये तो इसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जा सकता है, तो फिर आप मुझे हम्म, संविधान से हटाने के लिए क्यों लाए हैं? ये तो संविधान में है ही नहीं। जो ये दिखा रहे हैं वो तो गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया का तो पालन ही नहीं हुआ है। जी, ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था पार्लियामेंट को? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आर्टिकल 35A को पार्लियामेंट को शून्य घोषित करना चाहिए था, हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये असंवैधानिक था, हम्म, संविधान का हिस्सा ही नहीं था। हम्म, लिहाजा जिस डेट से ये हम्म, निर्मित हुआ है उसी डेट से इसे शून्य घोषित हम्म, किया जाता है। और जिन लोगों ने संविधान का अवमानना करते हुए यह कृत्य किया है, अब वो इस दुनिया में नहीं हम्म, है, लेकिन भर्त्सना हम्म। करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। लिहाजा हम उनके इस असंवैधानिक कृत्य की हृदय से भर्त्सना करते हैं। ये पार्लियामेंट कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? कर सकती थी वो। लेकिन समय की किया क्या नहीं, टेक्निकल लेकिन इनोवेशन। लेकिन किया हाँ। नहीं, किया नहीं। करेक्ट। आर्टिकल कर 30। सकती थी। यदि संविधान की व्यवस्था के विपरीत 55 कानून बनाए गए हैं अरविंद जी, जी, जी। तो उन्हें निरस्त करने में एक प्रस्ताव लाना था केवल, कि ये कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं, लिहाजा मैं उन्हें रिपील करता हूं। जी, जी, इसमें कोई बिल्कुल, दिक्कत थी क्या? बिल्कुल। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्यों नहीं किया? 3 टेनवर अटल बिहारी जी को मिले, 13 दिन 13 महीने और एक पूरा टेनवर, और अब तीन हाँ, टेनवर नरेंद्र मोदी जी को मिल गए हैं। फिर आरएसएस हाँ, अपने आप को देशभक्त कैसे कह रही है? क्या क्या आरएसएस ऐसे अच्छे भारत, जिसको मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, उसे हाँ, अडॉप्ट करने की हिम्मत रखेगी, या घटिया पॉलिटिक्स के तहत अपनी ही हितों को साधेगी? वर्तमान में मोहन भागवत जी क्या अपने हितों को साध रहे हैं? क्या भाजपा से बेहद डरे हुए हैं? क्या वो भाजपा को एक अध्यक्ष, जो आरएसएस की प्रक्रिया के तहत नामांकित किया जाता है और आरएसएस का अध्यक्ष बनता है, ये लंबे समय से आई हुई प्रक्रिया का नरेंद्र मोदी जी पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं? क्या अघोषित 75 वर्ष का नियम माननीय मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी दोनों पर लागू नहीं होना चाहिए? अमेरिका के कानून में तो, संविधान में तो, प्रेसिडेंट कितना भी महान क्यों ना हो, उसे 2 टेनवर से ज़्यादा का हक नहीं है। ऐसे कुछ प्रावधान हमें अपने संविधान में भी कर देना चाहिए। ये वंशागत प्राइम मिनिस्टर बनने की प्रक्रिया कब तक चलेगी? हर नेता अपने वंशजों को तैयार करता है, वो जो है ना, उनको टिकट भी मिलता है, वही मंत्री बनते हैं, वही कैबिनेट मंत्री बनते हैं। इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, फिर भी ये केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं और कैबिनेट में भी जगह पा जाते हैं। जी। किस मुंह से भाजपा कहती है कि हम दूसरे से अलग हैं? मुझे तो कुछ अलग नहीं दिखता है। आप जो लोगों को टिकट मिले हैं और अपने नेता के देख लीजिए, उनमें से कितने लोग नेताओं से जुड़े हुए हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि भाजपा इज द पार्टी विद द डिफरेंस, और वी शुड से भाजपा इज इक्वली पार्टी विद द डिफरेंसेस? जहाँ बहुत सारे वो बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। नितिन गडकरी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हाशिए पे क्यों लाया गया? आदित्यनाथ जी जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हाशिए पे क्यों लाया गया? उन्हें जो इनकी एक कोर कमेटी होती है, उसमें इन दोनों को क्यों नहीं रखा गया? नहीं, इन प्रश्नों का जवाब कौन देगा? क्या राष्ट्रभक्त आरएसएस देगी? क्या सरसंघचालक मोहन भागवत इसका जवाब देंगे? कौन देगा इसका जवाब? और फिर
आरएसएस को अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त और संस्कृति भक्त कहने का क्या हक है? इस देश में वर्ष 1990 में एक घृणित कानून बना जिसको बड़े सुंदर भाषा में कहा है वर्शिप प्लेसेस एक्ट। आपको मालूम है ये असंवैधानिक एक्ट है। क्यों है असंवैधानिक? ऐसा नहीं कि ये पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ है, ये बिल्कुल पार्लियामेंट में पारित हुआ है, लेकिन ये असंवैधानिक इसलिए है कि इसके सेक्शन 4 ने आम भारतीय को कोर्ट में जाने का हक छुड़ा लिया है। अब अरविंद कुमार जी, मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में सभी आताताई 15 अगस्त 1947 के पहले आ चुके थे ना? नहीं, बाद में भी आए होंगे, लेकिन बाद में भी आए हैं छोटे मोटे बॉम्बे विलास कांड के जैसे, लेकिन अधिकांश आताताई जो है जिन्होंने सामूहिक रूप से आकर हत्याएं की, बलात्कार किया, आपकी महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा, ऐसे दुष्टों को द्वारा घृणित कृत करते हुए मां भारती के भव्य मंदिरों में, जो कि वैदिक गति से बनाए गए थे, जिनका वैदिक अर्थ था, जिनका वैदिक अलाइनमेंट था, ऐसे मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी जगह बदसूरत ढांचे खड़ा कर दिए। फिर किस तरीके से 15 अगस्त 1947 को ये बता दिया गया है कि साहब राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति है वैसी ही रहेगी, और हम में से किसी को भी न्यायालय की शरण जाने में की इजाज़त नहीं है, न्यायालय इसका संज्ञान भी नहीं ले सकती है। ये कानून क्या असंवैधानिक नहीं है? क्या लगता है अरविंद जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आरएसएस और भाजपा ने वर्शिप प्लेस एक्ट को रिपील क्यों नहीं किया? क्यों हम कोर्ट की गलत मेहरबानियों पर जीवित हैं कि वो कहते हैं कि साहब ओरिजिनल प्लेस का जो है ना क्या स्वरूप था, हम इसका सर्वे कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कह देती कि हाँ ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जो स्वरूप है वही बना रहेगा। अरविंद जी, इस बात से सहमत हैं आप कि नहीं हैं? बिल्कुल। तो बेहतर होता कि हम वर्शिप प्लेसेस एक्ट को ही रिपील कर देते। क्या सोचते हैं आप? चलिए, एक शासन हेलो, शासन की क्या मजबूरी? अरे कौन से शासन की बात? शासन की क्या किस शासन की बात कर रहे हो? शासन की किस शासन की बात कर रहे हो? उस शासन की जिसने हमारे पार्लियामेंट में 251 अपराधियों को भर दिया है, उस शासन की? किस शासन की बात कर रहे हैं आप? किस नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं जिसने 251 सांसद आपराधिक चरित्र के पार्लियामेंट में बिठा दिए? जिसने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कि जब इस देश में चपरासी को सचरित्र होना जरूरी है तो कानून के निर्माताओं को सचरित्र होना चाहिए, इसलिए इलेक्शन में केवल उसी व्यक्ति को बैठने की पात्रता होना चाहिए जो सचरित्र है, जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस अनुशंसा को ना मानने वाला देशभक्त है या देशद्रोही है? क्या मानते हैं आप? ये तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट प्यादे हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? जो खुद कॉलेजियम के उसमें फेर में फंसे हुए हैं, जो अपने भाई भतीजों को ही कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं, वो जितना कर ले रहे हैं इस लिमिटेशन के साथ, उसके लिए उन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए। वो कम से कम इन राजनेताओं जैसे दुष्ट तो नहीं है जो अपराधियों को ही टिकट देते हैं, जो इस देश की ऐसी मजबूत बालाएं जो इंटरनेशनल उसमें गोल्ड मेडल लेके आई हैं, उनका शारीरिक दोहन और शारीरिक शोषण होता है। उन्हें जो है जंतर मंतर पे धरने पे बैठना होता है, और वो दुष्ट 100 मीटर दूरी में जो है ना अपने बंगले में ऐश करता है। कैसे 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 शासन की बात कर रहे हो? किस शासन की बात कर रहे हो? जिसने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जिसने ऐसी जटिल प्रक्रिया थोप के रखी है कि आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और आपको न्याय नहीं मिलता है।
चलिए छोड़िए अरविंद जी, क्या अच्छे भारत को बनाने में जी। आप हमारे साथ हैं? अरविंद कुमार छोड़िए, आरएसएस को छोड़िए, नरेंद्र मोदी को छोड़िए, सभी को। व्यक्तिगत अरविंद कुमार क्या हमारे साथ खड़े हैं या वो भी नहीं है? वो भी नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। नहीं राजनेताओं नहीं के गुलाम हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने से वो डरते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जो छोटा मोटा पद मिला हो वही ना छुड़ा लिया जाए। नहीं नहीं, हमको वो पद की चिंता नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं कि आप मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल। चलिए, तो क्या मैं जो छोटे 2-3 आग्रह करूंगा उसे आप मानेंगे? जी बताइए। पहला आग्रह है कि आप दिन में जिस काम से निकलते हैं उस काम को पूरी लगन, क्षमता, तल्लीनता से पूर्ण करें। जी जब वह काम पूर्ण हो जाए तो वहाँ 2, 4, 5, 6 लोग, जितने भी लोग हों, उनको इकट्ठा करके क्राइम फ्री भारत जो हमारी चैनल है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि महापरिवर्तित भारत जमीन पे आना संभव है, वो भी भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा खर्च किए हुए। जहां कर्ज मुक्त भारत संभव है, वो भी भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा खर्च किए। उल्टा भारत सरकार को हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। किसी भी देशवासी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, ना इनकम टैक्स, ना कारपोरेट टैक्स, ना जीएसटी, ना सेंट्रल, ना स्टेट। और सभी राज्य सरकारों के और केंद्रीय सरकारों के खजाने भरे रहेंगे, ये आश्वासन मैथिली शरण गुप्त देते हैं। फिर ईडी और सीबीआई का छापा डलवाने के लिए टैक्स चाहिए क्या? आप बताइए। ईडी और सीबीआई छापे मारती है, करोड़ों के जो है ना टैक्स लाइबिलिटी निकालती है, और जब सेटल होता है तो वो करोड़ों, 1000 करोड़ मालूम पड़ा कि 1 करोड़ में 50 लाख में सिमट जाते हैं। ऐसे दुष्टों ने, जिन्होंने इतनी लाइबिलिटी निकाली है, उन्हें निलंबित करके नौकरी से निकाला जाना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? यदि उनकी समझ इतनी छोटी है तो बिल्कुल निकालना चाहिए। कौन निकालेगा? क्या ऐसा कंडक्ट रूल में प्रावधान करेंगे? क्या अंग्रेजों ने जिन लाट साहबों को बनाया था उनके हम कंडक्ट रूल बदलेंगे? जहां हर किसी भी व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो छोड़िए दूसरा क्या करेगा कि नहीं करेगा। आपको जो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, इवन जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो भी 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है, क्योंकि मैं इसे ऊर्जा मानता हूँ। अरविंद जी से मैंने जो बात की वो दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त ने क्या बात की। जी तो जो वीडियो उसमें अच्छा लग रहा है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसे तेज आवाज़ में सुनिए और पूछिए कि भैया ये भारत आपको चाहिए क्या? तो बस अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। मेरे ख्याल से कल तक मैं वो डॉक्यूमेंट जारी कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं कहता हूँ कि मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ, इतना ही कह दीजिए। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं सर, एक संकल्प का प्रारूप बना दें। तो मैंने संकल्प का, अच्छे भारत का और चंद्रगुप्त का, जिसमें 6 तरीके के चंद्रगुप्त हैं। एक गांव का चंद्रगुप्त, एक मोहल्ले का चंद्रगुप्त, एक शहर का चंद्रगुप्त, एक जिले का चंद्रगुप्त, फिर प्रांत का चंद्रगुप्त और देश का चंद्रगुप्त। तो जो गांव का चंद्रगुप्त होगा वो पंच सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले का चंद्रगुप्त होगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर का होगा वो मेयर बनेगा, जो जिले का होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो प्रदेश का चंद्रगुप्त होगा नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, 2 और 3 वाला उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 वाला राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से 402 के बीच में आने वाला विधायक। और जो देश के उस लिस्ट में आएगा नंबर 1 आने पर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लिहाजा प्रधानमंत्री पार्टियों की मर्जी से नहीं बनेंगे, जो अच्छे भारत का संकल्प लेके इसे जन जन तक पहुंचाएंगे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही नंबर 2 और 3 पर आने वाला उप प्रधानमंत्री, 4 से 82 के बीच में आने वाला केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 जो में आने वाला वह जो है सांसद बनेगा। और मैंने ऐसी एक प्रक्रिया बनाई है, कभी विस्तार से आपको समझाएंगे, कि इवन शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अभी तो गड़बड़ी उन्होंने की है। चाबी कहाँ है? सर से पूछो तो। क्या? 1 मिनट। हाँ, लिया था वो ऑफिस खोलने के लिए। हेलो। यस। जी। तो
वो संकल्प का वीडियो बना के यदि आप हमें भेजेंगे तो हम उसको यूट्यूब पर पब्लिश भी करेंगे, और यदि उनका कोई प्रश्न है तो उसका वीडियो बनाकर भी भेज देंगे तो उसका जवाब भी देंगे, और यदि उसका नंबर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है हम उससे संवाद भी करेंगे। दूसरा काम करना है कि रविवार को रोटेशन के आधार पर अपने लोगों को प्रेरित करें कि वो किसी न किसी बहाने से अपने लोगों को बुलाएं, और यहाँ अपने लोगों का मतलब है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिनके हम इस अब तक की यात्रा में संपर्क में आए हैं वो सब लोग अपने हैं। उनको जो है ना कोई आमंत्रित करने का बहाना दे दीजिए, क्योंकि आज की व्यस्तता में बिना बहाने के कोई भी आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यस्त है कि नहीं है। तो यदि मैं जो है अरविंद जी को इनवाइट करूंगा कि आइए साहब जो है ना हमारे शादी की सालगिरह है, तो हो सकता है बिहार से अरविंद जी हमारे उसमें आ जाएं, राइट, बिहार से भी आ जाएं। लोकल लोग तो आ ही जाएंगे कि चलो भाई डीजी साहब बुला रहे हैं तो चलो चल देते हैं। तो यदि आप बहाना देंगे तो लोग वक्त पहुँचेंगे, फिर उसमें जो है ना वही डाउनलोडेड वीडियो विस्तार से सुने और कहें ऐसा अच्छा भारत चाहिए, तो अच्छे भारत का संकल्प ले लें। बस ये 2 काम करेंगे तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। मैं आपको महापरिवर्तित भारत जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे होगा, क्योंकि अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थापित करना आपके हाथ में है। इतनी लंबी वार्ता के बाद क्या आपके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं? अच्छा है, ये सब काम तो होना चाहिए, और अच्छा भारत बने इसके लिए हम सबका प्रयत्न, कोशिश। राजनीति अलग विषय है और समाज अलग विषय है। ये राजनेता तो आपको नहीं देना चाहेंगे जिन्होंने 251 अपराधियों को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, जिन्होंने 3 नए कानून बनाने के बाद भी पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये ऐसा किया है, जिन्होंने आपके ऊपर लाट साहबों वाली वही अंग्रेज़ों की गुलाम वाली व्यवस्था थोप रखी है, जहां आपकी कोई सुनवाई नहीं है, जहां पीएम पोर्टल पे और सीएम पोर्टल पे और सब जगह पे रिपोर्ट करने के बाद भी हश्र एक ही हो रहा है। ये राजनेता तो आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। जो स्वयं अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया है, अब इन राजनेताओं से किसी अच्छे भारत की उम्मीद करना हमारी अपनी नासमझी है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का नाम नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो छोटी हैं बड़ी हैं, सभी एक एक थैले के चट्टे बट्टे हैं। यदि उन्हें भी मौका मिलेगा तो वो भी यही सब घटियापंती करेंगे, यही उनका जो है पथ प्रदर्शक हो गए, यही उनके लिए मॉडल होगा। इससे हटके किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई सोच और चिंतन नहीं है। आपके यहाँ प्रशांत बाबू जी बहुत घूम घामते रहते हैं, बताइए प्रशांत का बाबू जी क्या आपको अच्छा भारत दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नीतीश कुमार जी आपको अच्छा भारत दे पाएंगे? क्या लालू यादव के जो पुत्र हैं वो आपको अच्छा भारत दे पाएंगे, जो स्वयं भी जो है ना 9वीं फेल हैं 10वीं फेल हैं, क्या है? जी नहीं, आपका क्या सोचना है? नहीं, संभव नहीं है। तो फिर मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हो जाओ। खोने के लिए क्या है? मैथिली शरण गुप्त आपसे मांग क्या रहे हैं जो आपका खो जाएगा? कुछ खो जाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जो छोटा मोटा पद जो है आरएसएस वगैरह ने किसी ने दिया हो, वो कहेंगे भाई आपने मैथिली शरण गुप्त से बात क्यों की है, भैया ये पद हम आपसे छुड़ा लेंगे। आपने इतने बड़े आतंकवादी जो कि अपने जो पूर्व डीजी भी हैं, भाई ऐसे बड़े आतंकवादी से बात नहीं करना चाहिए। हाँ? क्या सोचते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसी बात नहीं है तो 2020 में मैंने एक पूरा कानून का ड्राफ्ट बना के भेजा, उस पर माननीय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने विचार क्यों नहीं किया? ये सब बातें तो हैं।